इवनिंग क्लास। आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है, ठीक है। तो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का लेक्चर। थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाई है, थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफिकेशन करिए क्लास, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था पीछे, थोड़ा हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, एक तो हमने इस लेक्चर सीरीज में पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स, दूसरा हमने पढ़ लिया था आपका क्या, आपका हमने पढ़ लिया है इमरजेंसी के प्रोविजंस पढ़ लिए हैं सारे के सारे, और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी हमने कल वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपने ये तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो जो आज का लेक्चर है, जो आज की क्लास है, उस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन होता है, ये क्या करता है, ये किस तरीके से इसकी नियुक्ति होती है, कितना इम्पॉर्टेंट है, आखिर अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा। इस तरीके की सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके नाम को थोड़ा ध्यान से देखोगे, भारत का नियंत्रक, नियंत्रक मतलब कौन, जो नियंत्रण करता हो किस चीज़ के ऊपर, आपके वित्तीय जो सरकार खर्चा करती है उस खर्चे को देखना कि खर्चा करने के बाद सरकार ने खर्चे सही जगह पर करे या गलत जगह पर करे, या वो पैसे को सही तरीके से यूज़ करा या नहीं। मान लो किसी हॉस्पिटल के लिए पैसा गया तो क्या उसी हॉस्पिटल के लिए उस पैसे का यूज़ हुआ या नहीं हुआ, ये बात देखने का काम कौन करता है, आपका नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। इसके अंदर एक वर्ड आता है महालेखक। महालेखक का मतलब क्या होता है, जो अकाउंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अकाउंट होते हैं, उनको चेक करने का काम करता है। और परीक्षक का मतलब तो होता ही है ऑडिट करना, चेक करना, जाँच करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पूरे लेखक परीक्षण का, यानी भारत के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं, पब्लिक अकाउंट जितने भी होते हैं, उन सभी का क्या होता है, मुखिया होता है। और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया संविधान के अंदर। एक देश के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है उसको बताने का काम किसने किया, इसने किया। कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में बात कर रहे हो, अगर आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हो, अगर आप बात कर रहे हो किसकी, आप अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हो, उन सभी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन है, आपका कैग है। क्यों है, क्योंकि इसका काम ही है पोस्टमार्टम करना। किस चीज़ का पोस्टमार्टम करना, कि भाई जो सरकार ने खर्चे किए हैं वो सही करें या गलत किए हैं। देखो ये ना कंट्रोल नहीं करता है, ये नहीं कहने वाला कि तुम करो मत, यहाँ पर ये करने के बाद होने की घटना को बताता है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर क्लियर, कि ये शुरू में नहीं रोकेगा, अरे तुमने पैसा गलत खर्च कर दिया, नहीं, ये खर्च होने के बाद बताएगा। क्लियर है बात यहाँ पर। दूसरी बात, इसकी नियुक्ति और इसके कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर इसे नियुक्त कौन करता है, तो इसको नियुक्त करने का काम करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, पर इसमें एक छोटी सी कमी ये है कि इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई है कि आखिर राष्ट्रपति किस बिहाफ पर इसको नियुक्त करने जा रहा है, यानी क्या क्या योग्यता चाहिए, अगर मुझे कैग बनना है तो मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए, इस बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि भाई अपनी मर्जी से किसी को भी क्या करके उठा करके कैग बना सकता है। दूसरी बात, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो होता है, पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा दे। तो इसका एक फिक्स कार्यकाल रखा गया, कितना, या तो 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। इसका मतलब समझ लो, मान लो कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 55 साल है, ठीक है, और उसे कैग बनाया गया, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक काम कर सकता है, 61 तक। अच्छा, और एक व्यक्ति है जिसको 62 साल की उम्र में क्या बनाया गया, कैग बनाया गया, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक काम कर सकता है, 65 साल तक। यानी कार्यकाल सिर्फ कितना रहा, 3 साल का, यानी या तो 6 साल पूरे करेगा या 65 साल पूरे करेगा, जो भी पहले हो जाए वो। मान लो कि कैग का मन कर गया कि नहीं भाई अब मेरे को काम नहीं करना, तो वो क्या करे, तो वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को। तो एक क्वेश्चन याद रखना, कई बार पेपर में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को कैग अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को कौन कौन त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है,
अटॉर्नी जनरल त्यागपत्र देता है, राज्यपाल त्यागपत्र देता है, और राष्ट्रपति खुद अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई डाउट इस बात में? अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हमको कैग को हटाना हो, कैग को क्या करना हो? हटाना हो, किस बिहाफ पे हटा सकते हैं? हमको लगता है कि वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है, या फिर उसने जो उसको काम दिया गया था उस काम को ढंग से नहीं करा। इस कंडीशन में हम उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो हटाने का तरीका क्या होगा? तो हटाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा। आप जब तक इसको ढंग से समझोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर है यहाँ पर बात बच्चों? चलो, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक मोशन जारी होगा। मोशन का मतलब बहुत ध्यान से समझना, इसका मतलब कह लो एक नोटिस जारी होगा, खुशफुसाहट शुरू होगी कि सुना है कैग कुछ गड़बड़ 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 कर रहा है, बोले हैं। तो अगर ये गड़बड़ की बात लोकसभा में आई तो 100 मेंबर, और अगर राज्यसभा में आई तो 50 मेंबर, दोनों में से किसी भी सभा में आ सकती है। 100 मेंबर अगर साइन कर देते हैं कि हमें ये कैग नहीं चाहिए, इस कैग के क्या कह सकते हो भाई साहब, इसकी ईमानदारी पे हमें शक है, ये ढंग से काम नहीं कर रहा, या राज्यसभा के अंदर 50 मेंबर क्या कर देते हैं? साइन कर देते हैं, तो क्या होगा? अगर आंसर आता है कि साइन कर दिया, तो साइन करने के बाद क्या होगा? वो साइन का अप्रूवल जाएगा, वो मोशन जाएगा, वो नोटिस जाएगा किसके पास? स्पीकर के पास। स्पीकर के पास किस कंडीशन में? जब लोकसभा से होगा तो, और राज्यसभा में होगा तो चेयरमैन के पास। अब चेयरमैन या राज्यसभा का स्पीकर, सॉरी लोकसभा का स्पीकर, ये डिसाइड करेंगे कि भैया इन्हें रखना है या नहीं रखना। अगर इसने इस मोशन को, इस बिल को क्या कर दिया? यस नो बोल दिया, तब तो कोई टेंशन नहीं है, यहीं पे बात खत्म हो गई। क्या हुआ? स्पीकर ने क्या बोल दिया? नो बोल दिया, नहीं नहीं हम नहीं मानते तुम्हारी बात को, बात ही खत्म हो गई। पर अगर स्पीकर ने बोला क्या? यस, हाँ चलो इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो अब होगी भाई, एक बनाई जाएगी कमेटी, इसमें 3 सदस्य होंगे, और इन तीनों सदस्यों को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार दिया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो एलिगेशन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है, किसके ऊपर? आपके कैग के ऊपर, क्या वो सही है या गलत। अगर ये पाते हैं कि सही है, अगर ये पाएंगे सही है तो आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, और अगर इन्होंने कह दिया नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। क्लियर बात? अब मान लेते हैं कि इन्होंने कह दिया हाँ भाई जो एलिगेशन लगी थी वो बिल्कुल सही थी। अब क्या होगा? तो कुछ नहीं, अब मामला फिर से कहाँ चला जाएगा? संसद के अंदर, और संसद के दोनों सदनों में से लोकसभा में से भी और राज्यसभा में से इस रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब 2/3 सदस्यों की सहमति किसी चीज़ के लिए ली जाती है तो उसे हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। 2/3 सदस्यों ने अगर बोल दिया नहीं, ऐसा नहीं है, इसको नहीं हटाना चाहिए, तो भाई साहब कैग के आगे मजे, कैग एकदम बल्ले बल्ले करके अपनी फिर से कुर्सी पे वापस चला जाएगा। और अगर हो गया यस, हाँ भाई साहब ये थे आरोपी, इनमें है कुछ कमियां, ये नहीं रहने चाहिए, तो भाई साहब इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और ये रोते रोते अपने घर चले जाएंगे। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे हटाया जाता है। सेम प्रोसेस यूज़ किया जाता है किसको हटाने के लिए? आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको भी हटाने, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने का भी सेम प्रोसेस होता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जज और कैग लगभग बराबर ही होते हैं, क्योंकि उनको उसी के बराबर सैलरी मिलती है, उसी को हटाने का तरीका होता है, बस अपॉइंटमेंट का तरीका दोनों का क्या है? बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं आगे कि ये अगर अपना पद छोड़ देता है, हालांकि आज तक कभी किसी कैग के ऊपर ऐसा रिमूवल हुआ नहीं है, बट अगर मान लो वो अपना पद अपनी इच्छा से भी छोड़ देता है, ठीक है, या फिर उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद वो अपना पद छोड़ सकता है। छोड़ने के बाद क्या करेगा? क्या मतलब वो कहीं नौकरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो कहीं पे भी नौकरी नहीं कर सकता, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसे कहीं पर भी नौकरी करने का अधिकार नहीं दिया गया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो भाई इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है बच्चों वो ये है क्योंकि इसके पास
इंडिया की फाइनेंशियल बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, और ये कहीं भी अगर नौकरी करता है तो कहीं ना कहीं हमारे इसके पक्षपात लेने के चांसेस दिखने लगेंगे, तो इसलिए इसको काम करने से क्या करा गया, रोका गया। दूसरी चीज़, इसको वेतन जो मिलेगा वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलेगा, जो इस समय 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं करता क्या है। तो सबसे पहला काम ये क्या करता है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, राज्य और केंद्र हो, साथ ही साथ कोई भी अथॉरिटी हो, सरकारी अथॉरिटी हो, उसके अकाउंट को चेक करने का काम करता है। अकाउंट को चेक भी कर सकता है, अकाउंट को मेंटेन भी कर सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट कई तरीके के अकाउंट्स बनाती है, जैसे संचय निधि हो गया, आपका पब्लिक अकाउंट हो गया, आपका क्या कहते हैं आकस्मिक निधि हो गया। इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं जिनमें पैसा आता है, ठीक है, जैसे मान लो आप टैक्स जो देते हो कहीं तो जाता होगा ना, वो जहाँ पर जाता है वो अकाउंट कौन सा कहलाता है, संचय निधि कहलाता है। मैं इसको एक अलग से डिटेल में बताऊंगा जब हम क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे। तो अब उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है उसको देखने का काम भी कौन करता है, उसकी जांच करने का काम कौन करता है, आपका कैग करता है। साथ ही साथ ये ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सरकारी ट्रेडिंग अकाउंट, साथ ही साथ देखता है कि कहाँ, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने रेलवे बेच दी, अब रेलवे बेचने के बाद जो अकाउंट बनाया उस अकाउंट की जांच कौन करेगा, कैग करेगा। कहीं पर गवर्नमेंट को हानि हो रही है, किसी पीएसयू में गवर्नमेंट को हानि हो रही है, उसकी भी जांच कौन करेगा, आपका कैग करेगा। बैलेंस शीट वगैरह देखने का काम भी कौन करेगा, कैग करेगा। और इन सभी खातों की अपडेट ले जा करके किसको देता है, वो देता है किसको, आपके राष्ट्रपति को। जब बात देश की होगी तो राष्ट्रपति को देगा, क्लियर है। और अगर बात किसकी होगी, राज्य की होगी, तो उस राज्य के राज्यपाल को देगा। हाँ, एक और बात समझना, अगर राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, कि भाई क्या कहते हैं कैग जो है एक पर्टिकुलर चीज को देखे, तो वो राष्ट्रपति उसे वो आदेश दे सकता है, उससे निवेदन कर सकता है, वो जा सकता है उसके निवेदन पर, और राज्यपाल के कहने पर भी वो जा सकता है। ये बात कि राष्ट्रपति और केंद्र को ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, ये लिखी है आर्टिकल 151 में। और भारत के अंदर एक कैग होना चाहिए, यानी एक महानियंत्रक और महालेखक होना चाहिए, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 148 के अंदर, लिख लेना प्लीज इसे। अच्छा, इसके कार्य और शक्तियों के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 149 के अंदर इसके कार्य बताए गए हैं, 149 के अंदर बताया गया है इसके कार्य, जो अभी हमने पीछे डिस्कस करे थे, ठीक है, याद रहेगी बात यहाँ पर। और 150 के अंदर बताया गया कि सभी प्रकार के अकाउंटों को क्या कर सकता है, देख सकता है, क्लियर है यहाँ पर बात। पर अब बात आती है कि कुछ तो कमी होगी ना, कहीं तो इसको रोका जा सकता होगा, कहीं पर तो इसके कुछ अधिकारों को सीमित किया गया होगा। तो ध्यान से समझना, कुछ कंपनियां, यानी कुछ क्या कह सकते हो, कंपनी ऐसी हैं जिन पर पूरा नियंत्रण कैग का होता है। उसमें कौन कौन सी कंपनी है, सबसे पहले आ जाती है एयर इंडिया। एयर इंडिया के सारे अकाउंट जांचने का पूरा अधिकार किसके पास है, खुद कैग उसको क्या कर सकता है, जांच सकता है। अच्छा, और इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन वो, यानी सारे ऑडिट करने का राइट किसके पास है, आपके कैग के पास है। पर कुछ के लिए प्राइवेट ऑडिटर्स को हायर किया जाता है। कौन हायर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और कैग दोनों मिलकर के हायर करते हैं। किस कंपनीज के लिए, जैसे आपका केंद्रीय भंडार निगम के लिए, ठीक है, जैसे आपका औद्योगिक वित्त निगम के लिए, इस जैसी कंपनीज के लिए क्या करते हैं लोग, बाहर से एक ऑडिटर हायर करेंगे और उसकी हायरिंग के लिए 2 लोगों से परामर्श लिया जाएगा, 2 लोगों की एडवाइस ली जाएगी। किस किस 2 लोगों की, एक आपके केंद्र सरकार और दूसरा आपके कैग, दोनों मिलकर के ये जो रिपोर्ट बना करके देगा, कौन, आपका बाहर वाला ऑडिटर। उस रिपोर्ट को चेक कर सकता है कौन, कैग। पर कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जहां पर कैग के हाथ में कोई नियंत्रण ही नहीं होता है, जैसे कि आपकी क्या, भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC है, उसका पूरा का पूरा ऑडिट बाहरी द्वारा किया जाता है, उस पर कैग का कोई भी नियंत्रण नहीं है। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का पूरा ऑडिट कौन करता है, आपका बाहर से लोग हायर होते हैं वो लोग करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का भी ऑडिट पूरी तरीके से कौन करता है, बाहर से लोग हायर होते हैं, वही लोग उसको क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। और ये बाहर के लोग हायर कौन करता है, ये काम करता है केंद्र सरकार।
बात क्लियर हो गई यहाँ पर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो प्लीज़ बताओ मुझे। डन एकदम। तो ये थी हमारे आज की कैक की क्लास, ठीक है। अगर आपको लेक्चर आया हो पसंद तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। कमेंट करने के लिए क्या कमेंट करना है, आप मुझे बताओगे कि भारत के पहले नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का नाम, और दूसरी बात भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का नाम। पहले और 14वें तो अभी जो है उनके बारे में बताओगे कौन है, और पहले कौन थे वो आप बताओगे। ये दोनों आप कमेंट करके मुझे बताओगे। और ये जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था ये कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, अपना ध्यान रखो। और हाँ, आप लोग वैक्सीनेशन जाके लगवाओ, अपने फैमिली को समझाओ, कोई भी डरो मत, वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होता। तो लोगों को थोड़ा अवेयर करो, अगल बगल वाले जो भी लोग हैं आपके जानने वाले, चाचा मामा मम्मी, कई लोगों को व्हाट्सअप फॉरवर्ड आ रहे हैं तो वो कुछ भी समझ लेते हैं। तो प्लीज़ उनको समझाओ कि वैक्सीनेशन इज़ अ गुड थिंग, वैक्सीनेट कराओगे अपने आप को तभी अब बिना मास्क और हम बैक टू नॉर्मल हो पाएंगे। क्लियर बात बच्चों? टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखो।